हाँ जी, क्या हाल है भैया? आप लोगों से पॉडकास्ट का सिलसिला टूट गया काफ़ी अरसे से, और मेरी यही उम्मीद थी कि हालात कुछ बेहतर हो जाएँ, तो वापस जाके उसी स्टूडियो में जहाँ से आपसे बात किया करता था, दोबारा सिलसिला शुरू करें। बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन आपके सामने ही है। अब मामलात बिगड़ते से बिगड़ते चले आ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। केसेस दोबारा बढ़ रहे, कहीं सेकंड वेव आ गई, लेकिन हमारे यहाँ तो फर्स्ट ही नहीं खत्म हो रही कि सेकंड आने का भी मौका दें। एनीवे, तो मैंने सोचा कि अब पॉडकास्ट का सिलसिला फिर इसी तरह शुरू कर लें, क्योंकि अब हर चीज जूम पे ही आ गई है, स्ट्रीम यार्ड पे ही आ गई है, तो हम पॉडकास्ट का सिलसिला भी इसी तरह कर लेते हैं। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि न्यूज आई थी कि पीआईए के तकरीबन काफी परसेंटेज ऑफ पायलट्स जो हैं, वो फेक लाइसेंसेस पे हैं। तो जाहिर है उससे फिर दुनिया में बड़ी जग हसाई हुई, सीएनएन तक पे रिपोर्ट आ गई। और बड़ा अफसोसनाक बात है, और पूरी दुनिया में ही डिस्कशन लिया जा रहा है अब एविएशन को लेके। लोग हमारा नॉन सीरियस एटीट्यूड देखकर जो है, फिर आज मैं देख रहा था कतर एयरवेज ने अपने पायलट्स, जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी के थे, पायलट्स इंजीनियरिंग स्टाफ, उनको भी गालिबन ग्राउंड कर दिया है। वियतनामीज ने भी किया है। अ, अफसोसनाक सूरत हाल है। तो मैंने सोचा कि ये क्या है, फेक लाइसेंसेस किस तरह हासिल किए जाते हैं, किस तरह एक बंदा, कोरा बंदा भाई बाइक चला ले, गाड़ी चला ले, समझ आ रहा है, जहाज कैसे उड़ा लेता है। तो ये कुछ कंफ्यूजन थी। तो उससे सिलसिले में आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जो मौजूद है, ताहिर इमरान साहब जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं बीबीसी उर्दू के, जो है एविएशन एक्सपर्ट भी हैं और एविएशन को कवर करते हैं, और उन्होंने अपने करियर में 3 प्लेन क्रैशेस कवर किए हैं। हालिया जो भी PK-8303 भी उन्होंने ही कवर किया था। तो उनको लेते हैं लाइन पे, और फिर उनसे जानना चाहते हैं कि फेक लाइसेंसेस का क्या सिलसिला है, और वो हमें फिर इस तरह गाइडेंस देंगे। सलाम अलैकुम ताहिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जुनैद, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा ताहिर साहब, ये जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़ चल रही है कि जी पीआईई के जी इतने परसेंट पायलट जो है वो फेक लाइसेंसेस पे हैं। तो ये फेक लाइसेंस वाला मामला क्या होता है, जरा ये समझाएं हमारी ऑडियंस को। देखिए, इसमें इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। एक तो ये है कि वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट में कहा फेक लाइसेंसेस, और कहा कि जी लोगों ने डमीज की, यानी कि मेरी जगह जाके कोई और पर्चा दे दे। तो ये कहा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को पुश बैक किया और रिट्रैक्ट किया और कहा कि जी डूबियस लाइसेंस है। तो मेरे नजदीक ये डूबियस वाली जो डेफिनेशन है ये काफी बेहतर है। फेक लाइसेंस वाली बात जो है वो तकनीकी तौर पर मेरे जाती राय के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। अब वो क्यों दुरुस्त नहीं है? फेक लाइसेंस वो है कि मैं मसलन घर पे बैठूं, मैं कागज का टुकड़ा पकड़ूं, प्रिंटर डिजाइन करूं, या अपने बच्चे की कलरिंग पेंसिल ले लूं, मैं मजाक के तौर पे करूं, उसके ऊपर मैं अपनी फोटो लगाऊं, उसके ऊपर लिखूं कि जी सर्टिफाइड बाय पाकिस्तान सिविल एविएशन टू फ्लाई बोइंग 777 या पंखे वाला जहाज, और वो लाइसेंस हो गया। दैट इज फेक। ये जो लाइसेंसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये अथॉरिटी जो पाकिस्तान के अंदर लाइसेंस जारी करने की अथॉरिटी है, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की मोहर के दस्तखत के एग्जाम्स के जानिब से सर्टिफाइड हैं। तो अगर आज आप मसलन एक बोइंग 777 को हवा में खड़ा करके पायलट से कहते हैं निकाल भाई तू लाइसेंस अपना, तो वो आपको दस्तखत शुदा लाइसेंस दिखाएगा जो उसको हुकूमत की जानिब से दिया गया है। अब ये सही। लाइसेंसेस जो है ये एक प्रोसेस के नतीजे में बनते हैं। उस प्रोसेस जो है उसके अंदर घपले हुए हैं, उसमें बाज में घपलों के इल्जामात हैं, बाज में घपले हुए हैं, जेन्युइनली घपले हुए हैं। उनकी बुनियाद पर इन लाइसेंसेस को हम मशकूक कह सकते हैं। मैं जाली का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगा कि जाली वो है जो हुकूमत पाकिस्तान ने जारी नहीं किया, जिससे इंप्रेशन ये मिलता है कि लोगों ने अपने लाइसेंस बनाए हुए हैं, विच इज नॉट ट्रू। तो बुनियादी तौर पे ये लाइसेंसेस उतने ही सुच्चे हैं जितने 860 में से बाकी 400 समथिंग जो है पायलट्स के हैं, उन इन 262 के लाइसेंसेस भी उसी तरह ही हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इनमें से इल्जामात है कि कुछ ने पूरे के पूरे 8 पर्चों के पैसे दिए और किसी और ने पर्चे दिए, कुछ को 2 पर्चों में नकल करवाएगी। तो इस तरह के मुख्तलिफ मशकूक जो सूरत हाल है उसके इल्जामात है। अच्छा, ये समझाइएगा कि मैं अभी तक ये समझ रहा था कि सिविल एविएशन इज द अथॉरिटी जो कि लाइसेंस देती है, लेकिन कल एक साहब ने मुझे लिखा कि आई IAA कोई ग्लोबल इदारा है जहां से लाइसेंसेस मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करें, क्या दो डिफरेंट लाइसेंसेस होते हैं? हर मुल्क की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है एविएशन की वो लाइसेंसेस देती है। उस हाँ। रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो इंडोर्स करती हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटी फिर आलमी तंजीमों की मेंबर होती है, जैसे IATA की मेंबर है, सही। ICO जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के अंडर है, उसकी मेंबर है। IATA भी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली आप एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे मसलन इंटरपोल है, पुलिस की एक सही। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके साथ पाकिस्तान की पुलिस कनेक्टेड है वजारत दाखिला के थ्रू।
इसी सही। तरह पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी मजाज है कि वो जिस तरह चाहे जैसे चाहे टेस्ट लेके मेडिकल्स लेके पायलट का लाइसेंस जारी कर सकती है। उसके ऊपर एतमाद है दुनिया की तंजीमों को कि वो लाइसेंस जारी करे। तो बुनियादी तौर पे ये इस सवाल से जुड़ा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि मसला जाली पायलट्स या जाली लाइसेंसों का या मुश्तबा लाइसेंसों का नहीं है, मसला सिविल एविएशन का है जहां पे घपले होते रहे। तो आपको क्या लगता है ये अब ये सिविल एविएशन और पीआईए के बीच में ये जंग चल रही है, वो उसके ऊपर मलबा डाल रहे हैं, वो इनके ऊपर मलबा डाल रहे हैं, क्या इस तरह चल रहा है सिलसिला? इसकी तह में जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पायलट्स की जो ग्रोथ है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा अगर आपको बता दूं, पाकिस्तान में Sure. फ्लाइंग स्कूल्स हैं, उन फ्लाइंग स्कूल्स के अंदर बच्चे जाते हैं मैट्रिक पास करके, एफए पास करके, उनके पास अगर काफी सारा पैसा है तो वो जाके उसमें दाखिला लेते हैं, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेते हैं। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए आपके पास जरूरी नहीं है कि कोई डिग्री हो, लेकिन पाकिस्तान में कहते हैं जी मैट्रिक होना चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, समझ बूझ होनी चाहिए दुनिया की, नजर ठीक होनी चाहिए, कद होना चाहिए, कोई आर्जा लायक नहीं होना चाहिए, दिल की बीमारी वगैरह, और इस तरह की चीजें वो चेक करते हैं। मेडिकल के बाद आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलता है, जिसके बाद आप ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपको वो जहाज में बिठाते हैं एक इंस्ट्रक्टर के साथ, इंस्ट्रक्टर पीछे बैठता है, आप आगे बैठते हैं, आप जहाज उड़ाते हैं। अगर लाहौर के रहने वाले हैं तो आपने वॉल्टन पे देखा होगा, कराची के रहने वाले हैं बिल्कुल। तो कराची फ्लाइंग क्लब में आपने देखा होगा। तो ये वो पायलट्स हैं जो तकरीबन 100 घंटे फ्लाई करते हैं। एक सही। घंटे कम से कम इन दिनों 20 से 25 हजार रुपया एक स्टूडेंट पायलट देता है फ्लाइंग स्कूल को, बाकी अखराजात उसके अलावा होते हैं। फिर वो सही फ्लाई बात। करता है, जब 100 घंटे मुकम्मल कर लेता है तो सिविल एविएशन आती है, उसके इम्तिहान लेती है, उसका जायजा लेती है और उसका टेस्ट लेती है, बाकायदा इंस्ट्रक्टर बैठता है, उसकी बाकी चीजें देखता है और फिर उसको देते हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस सीपीएल। अच्छा, ये सीपीएल। फिर आपने पीआईए ज्वाइन करनी है, सरीन ज्वाइन करनी है, वटएवर। सरीन सर्टिफाइड पायलट लेती है, बाकी एयरलाइन सिर्फ पीआईए पाकिस्तान में वाहिद एयरलाइन है जो कैडेट पायलट्स लेती है। यानी सीपीएल आपके पास है तो आप पीआईए के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपको टेस्ट लेते हैं अपने जो भी है, उसके बाद वो आपको इंडक्ट करते हैं। 25 कैडेट्स लिए जाते थे 2 साल पहले तक, जिसके बाद मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने पता नहीं क्यों सोच के उसके पाबंदी लगा दी। अब वो जो 25 पायलट लाइसेंसेस दिए जाते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद उनके फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट किए जाते हैं। 1500 फ्लाइंग आवर्स होने लाजमी है, जिसके साथ टेस्ट भी लिया जाता है, और वो टेस्ट जो है उसके ऊपर सवालिया निशान बने हुए हैं। 1500 आवर्स मुकम्मल करने के अलावा आपको सिमुलेटर करना पड़ता है, बहुत सारी और चीजें करनी पड़ती है, और एपीटीएल सॉरी एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस एटीपीएल जो है वो आपको मिलता है। एटीपीएल की बुनियाद पर आपका टेस्ट होता है, सिमुलेटर होते हैं, बाकी से, और वो अब उसके एग्जाम के अंदर गड़बड़ हुई है। तो अच्छा ये बताइए कि ये किस तरह मुमकिन है कि जैसे कि सुनने में आ रहा है कि जी फलाने पायलट ने किसी और को बिठा दिया एग्जाम में, जिस तरह हम चले यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हो, मैट्रिक बोर्ड इंटर में, इस तरह की हम कहानियां सुनते आ रहे हैं बचपन से और वहां समझ भी आती है, लेकिन ये इतना क्रिटिकल मामला है कि इतनी सेंसिटिव पोजीशन है, तो वहां पे मतलब कोई एसओपीज नहीं इस तरह के जो इन चीजों को कर्टेल कर सके? देखिए, इसमें 3-4, इसमें बहुत सारी चीज, यानी ओपिनियंस हैं, मैं आपको सारी ओपिनियंस रख देता हूँ, फैसला आप करेंगे, क्योंकि मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता इस मामले में। सही। श्योर। एक ओपिनियन ये है, पायलट्स ये कहते हैं, सिविल एविएशन ये कहती है कि हमारे मुल्क के यानी ऑडिट्स हुए जिनके अंदर ये फैसला किया गया कि हमें अपने पायलटिंग का जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसको ओवरहॉल करना है, जिसके बाद जार एक सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया। पहले पायलट्स एटीपीएल के लिए 2 टेस्ट देते थे, रिटन टेस्ट देते थे, उसको बढ़ाकर 8 कर दिया गया। उसके लिए तकरीबन 41,000 क्वेश्चन का एक डेटा बैंक है। अब बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया में क्या होता है कि आपको टेस्ट का एक पैरामीटर तय होता है कि इन इन चीजों पे हम बात करेंगे। मसलन आपने जाके मैट्रिक का इम्तिहान देना है, केमिस्ट्री का एग्जाम देना है, तो आपको बताया जाता है कि केमिस्ट्री में मसलन ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्वेश्चन बेसिकली होगा। यहाँ पे इस तरह के पैरामीटर्स तय नहीं किए गए, और 41,000 क्वेश्चन है, लोग जाके दें समथिंग। अब उस दौरान कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अचानक से पायलट्स की भर्तियां शुरू होगी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाई जो थे वो अपने कंधों पे कुछ चीजें उतार कर आए हुए थे। अब वो साहिबान जो है वो टेस्ट पास किए जा रहे थे, फिर अचानक से होना शुरू होगी कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, पागल के बच्चे, वो 2 लाख रुपए देकर उसने पूरा लाइसेंस ले लिया है। दूसरे कहते हैं कि जी आप 15 लाख रुपए दे दें तो सारा 8 के 8 पेपर क्लियर कर लें। तो लोग, बाज मेरे जानने वाले ऐसे पायलट्स हैं जिन्होंने 1.5 2 साल लगा के ये 8 पर्चे क्लियर किए हैं। बाज ऐसे लोग हैं जिन्होंने महीने के अंदर क्लियर किए हैं। बाज इनमें जेन्युइनली लोग हैं जिन्होंने माना है कि जी हमने पैसे दिए, फलाने बंदे को पैसे दिए और उसने हमें ये लाइसेंस दिया।
अब यहाँ पे ये काबिले गौर चीज है कि ये सब लोग, इनमें से मेजॉरिटी जो है, वो पहले से पायलट्स थे, जहाज उड़ा रहे थे, उनके पास एटीपीएल था। जब आपने सिस्टम चेंज किया है तो आपने उनको रीसर्टिफाई किया है, उनको दोबारा से रिन्यू किया है। अब उस रिन्यूअल के अंदर जब वो गए हैं, उस वक्त उन्होंने टेस्ट दिए, सब कुछ किया, और जिस तरीके से भी करके उन्होंने पास कर लिया। अब जब दोबारा से रिव्यू हुआ है, 2018 में मामला हुआ है, तो उस वक्त गॉसिप इतनी फैल चुकी थी कि लोगों ने कहना शुरू किया ये तो फलाना तो उस चक्कर में आया है, तो सिफारशी है, तो फलानी पार्टी का बनता है। और वो जो इंटरनल टसल है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की पीआईए के अंदर और बाकी के अंदर, उसकी बुनियाद पर लोगों के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, और ये बात खुलना शुरू हुई कि लोगों ने नाजायज तरीके से ये किए थे। अब यहां पे आके गड़बड़ हुई है। इसमें मैं ये चीज भी वाजे कर दूं कि ये कोई ये नहीं है कि मसलन कागज का टुकड़ा आपने टेस्ट इन्विजिलेटर के ऊपर पकड़ा दिया, उसको दे दिए। आप यू गो टू सिविल एविएशन ऑफिस, वहां पे पूरा एग्जामिनेशन सेंटर है जिसमें सीसीटीवी लगे हुए हैं। वहां जाके आप यूजर नेम बनता है, पासवर्ड बनता है, वहां बैठ के पूरा टेस्ट देते हैं। उसके बाद आके इन्विजिलेटर आपका टेस्ट चेक करता है, वेरीफाई करता है, फिर पास करता है। अब मेरे एक जानने वाले पायलट हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, यानी उनको मैं इतना अच्छी तरह जानता हूँ कि वो बहुत समझदार आदमी, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, लेकिन मेरी जाती राय में वो बहुत समझदार आदमी है। उन्होंने वो टेस्ट दिया, मुझे भी याद है उन्होंने वो टेस्ट दिया। उनको दोपहर के वक्त टेस्ट देने के बाद कॉल आई कि भाई वो जो पायलट है वो बीमार हो गया, तो कराची की फ्लाइट है, जा शाबाश करके आ जा, तो कोई मसला नहीं, ये नॉर्मल होता है हमारे यहाँ पायलट। ही वेंट ऑन अ फ्लाइट। अब उनके खिलाफ जो माजरत के साथ पंजाबी में कट्टा खुला हुआ है, वो ये कि जी आप फ्लाइट कैसे कर सकते हो, टेस्ट कैसे दे सकते हैं। बास पायलट्स हैं जिनके ऊपर इल्जाम है कि जी आपका टेस्ट 2 तारीख को दिया गया और उस दिन तो आप नॉर्वे की फ्लाइट पे थे, तो वो कहते हैं भाई लॉगिन मेरा, पासवर्ड मेरा, कंप्यूटर आपके के ऊपर है, आपके पास सिस्टम चेक करें, बताएं मुझे, सीसीटीवी लगा है उसको निकालें। तो ये उनका डिफेंस है। जो सिविल एविएशन का डिफेंस है वो ये कहते हैं कि लोगों ने डूबियस मीन्स के जरिए सिस्टम को फूल किया, गलत लोगों को भिजवाया, सिस्टम को हाईजैक किया, आईटी डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए थे साथ, और इन्विजिलेटर्स मिले हुए थे जिन्होंने गलत बंदों को लाके पेपर जो है, जब ओरिजिनल कैंडिडेट पेपर सबमिट करके चला गया, उसमें बाद में किसी ने पीछे बैठ के चेंजेस किए। और ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कुछ कैंडिडेट्स के मामले में जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने भी माना कि तकरीबन इनमें से कुछ लोग हैं जो कि 20-30 के करीब हैं जिन्होंने इस तरह के काम किए। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट है स्टोरी का। इसमें मैं क्विकली 3 लाइंस बता देता हूँ। इन लोगों के पास एटीपीएल हैं, इनमें से बास पायलट ऐसे जिनके पास FAA, फेडरल एविएशन अथॉरिटी अमेरिका का एटीपीएल भी है, वैलिड एटीपीएल भी है, कनाडा का एटीपीएल भी है, उनके पास पाकिस्तान का नहीं है। अच्छा, वो लोग भी हैं। इनमें फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, यानी इनके पास लाइसेंस है, इनको जहाज उड़ाना आता है, ये नैले नहीं है कि आप बस बैठ जाएंगे तो ये कर देंगे। और इसमें लेकिन फिर इनमें जो मसलन जो इनमें से नैले हैं ना, वो फिर अपनी हरकतें भी दिखाते हैं। अब मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कैटेगोरिकल बता रहा हूँ। पंजगूर में पीआईए के यार रनवे के दरमियान में लाके अंकल ने उतार दिया। अंकल जहाज कच्चे में ले गए, वो बड़ी मुश्किल से बचत होगी, बहुत खुला मैदान है, अगर वो यही कराची लाहौर होता तो जाके किसी दीवार में लगता और मामला कुछ और होता। अब उन अंकल का नाम भी है इस फहरिस्त के अंदर, सरे फहरिस्त नाम है उन अंकल का। सरे फहरिस्त नाम इस तरह के 8 के 8 पर्चों के बकौल इस इल्जाम के उन्होंने पैसे दिए हुए हैं। वो कोर्ट में गए हुए, कोर्ट ने कहा कि जी आप लाइसेंस दें इनके और केस चलता रहेगा। तो मैं इस तरह के कह रहा हूं कि इनमें से बहुत सारे मामला सब्जुडाइज भी हैं, तकरीबन 17 के करीब लोगों के केसेस चल रहे हैं, 2 केसेस चल रहे हैं। तो ये इतना गुंजलक मामला है, इतना गुंजलक मामला है, लेकिन क्या ये लोग उड़ा सकते हैं जहाज? यस। क्योंकि यही कंफ्यूजन थी कि यार मतलब एक बिल्कुल निल आदमी देखे साइकिल 2 बार डिगेगा, तीसरी बार बैलेंस कर लेगा, मगर जहाज के तो बटन ही इतने सारे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनको नहीं आता है। तो इनके जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं जो कि बार बार होते हैं, किसी ने मुझे लिखा था कि इनके साइकोलॉजिकल एग्जाम भी होते हैं एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज वो ज्यादा जरूरी है इनकी उसके लिए। तो उसमें जो सीनियर्स होते हैं वो अक्सर और बेशतर जूनियर को कहते हैं यार तू जाके दे, और जूनियर को फिर करना पड़ता है क्योंकि वो जूनियर। अच्छा, ये मामला सिर्फ पीआईए में है या फिर हमारी दूसरी एयरलाइंस में भी है, क्योंकि पायलट तो एक ही सिस्टम से आ रहे हैं ना? देखिए, ये मामला सबके अंदर है। पाकिस्तान में 4 एयरलाइन, 5वीं एयरलाइन जो है वो आने को है, 4थी एयरलाइन आने को है। शाहीन बंद हो चुकी है। उसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारे जनरल एविएशन के लोग हैं, मसलन जो फ्लाइंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स हैं, मसलन मियां मंशा का जो जेट है उसका पायलट उड़ाने वाला जो है, मलिक रियाज का पायलट जो है वो, पायलट मुबश्शिर लुकमान तो खुद अपना जहाज उड़ाते हैं। अब पता नहीं कौन है और उड़ाता कौन है, ये अलग बात है। तो ये सारे मामला चलते रहते हैं। तो माय पॉइंट इज दैट
इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि ये कॉम्प्लेक्स, ये सारा मामला क्रॉस द बोर्ड है। लेकिन चूंकि मसला हमारे यहाँ ये है कि हम हर पंखे वाले जहाज को फोकर समझते हैं और हर हाँ। जहाज को PIA समझते हैं। तो PIA जो है वो बदनाम होती है। अब एयर ब्लू के 9 पायलट्स हैं, उन्होंने कहा है कि जी इनमें से 2 हमारे पास काम करें, बाकी हमारे पास काम नहीं करें। अब मजे की बात है, इस फहरिस्त के अंदर 2 पायलट्स के नाम उनके भी हैं जो चित्राल का जहाज चला रहे थे, जो कैप्टन थे, कैप्टन सालेयार जंजुआ, ही वाज हाँ। देयर। एंड देन देयर वाज कैप्टन बेसिकली जो उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर थे वो भी उसमें शामिल थे। सो देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन दैट। उनके नाम भी अच्छा। अभी हुए हैं। अच्छा, कल एक खबर पड़ी थी कि इंडिया में भी इसी तरह तकरीबन 4000 पायलट्स हैं जिनके लाइसेंसेस का इशू है। तो क्या उधर भी इसी तरह का मिला-जुला रुझान है जिस तरह आपने हमारे यहाँ का एक्सप्लेन किया? देखिए, मैं इसकी कोर में जाऊंगा, बिल्कुल होगा, मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह सारा ये रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसको फ्लॉन्ट किया जाता है, जैसे मसलन पेमरा है, अगर आप उसके सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दें तो आप आमिर लियाकत को 1 मिनट के लिए टीवी पर रख सकते हैं। साबिर जाकिर जैसा शख्स 1 सेकंड के लिए नहीं रुक सकता। ट्रू। चौधरी गुलाम हुसैन को शायद टीवी की दफ्तर में एंटर होने की इजाजत ना मिले। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप रेगुलेटरी जब बॉडीज को टूथलेस बना देंगे, उनको स्टूपिड बना देंगे, सो दैट इज बाउंड टू हैपन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट समथिंग जो यहाँ पे हो रही है। तो मेरा जो पहले दिन से एक रट है, आज की नहीं, जब एयर ब्लू का क्रैश हुआ तब से मैं कह रहा हूं कि अगर आपने पाकिस्तान में एविएशन को सुधारना है, आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी को ठीक करना पड़ेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी रेगुलेटर है, ये सारे काम चेक करना उसका काम है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि इन सारी चीजों को चेक करे, ये उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को पकड़े, ये उसकी जिम्मेदारी है कि ये सारी देखे किसी ने अपनी नजर तो नहीं गलत बताई हुई, किसी का कद तो नहीं छोटा, कोई हार्ट का पेशेंट तो नहीं है, कोई ज्यादा बूढ़ा तो नहीं हो रहा, किसी के साइकोलॉजिकल इश्यूज तो नहीं हो रहे, जहाज लीक क्यों करता है, उसका टायर ठीक है क्या, उसके टायर की मेंटेनेंस ठीक हो रही है, व्हाटएवर, ये सारा काम सिविल एविएशन का है। अगर एयरलाइंस हैंकी पैंकी कर रही हैं तो उनके ऊपर इसीलिए सिविल एविएशन है। एविएशन में हर चीज के ऊपर ओवरसाइट होती है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, सिविल एविएशन दी फाइनल लेयर। अगर वहीं गड़बड़ शुरू हो जाएगी तो फिर तो आपका काम हो गया। तो बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रेगुलेटरी इश्यूज बहुत ज्यादा है और उनकी वजह से ये सारी चीजें परसिस्ट करती हैं, शॉर्टकमिंग्स होती हैं, शॉर्टकट्स निकाले जाते हैं। सही। अच्छा, आपने भी एयर क्रैशेस की बात की, जो हालिया एयर क्रैश हुआ कराची में, उसकी हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट फौरन आ भी गई। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अभी तक हम जो सुनने में आ रहा है कि जी वो पायलट के ऊपर सारी चीजें डाली जा रही हैं और ये बड़ा आसान तरीका होता है क्योंकि पायलट इज नॉट अलाइव टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो आप अपने तजुर्बे से इस रिपोर्ट को किस तरह देखते हैं और क्या इतनी जल्दी रिपोर्ट का आ जाना पॉसिबल है? देखिए, इसमें 3-4 चीजें हैं जिनको आपको ज़हन में रखने की जरूरत है। आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट कि पायलट इज नॉट देयर। पायलट वहां पे है या नहीं है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स, उसके एक्शंस डेटा की सूरत में, आवाज की सूरत में मौजूद हैं, जो हमारे सामने अवेलेबल हैं। यस, वो अपनी सफाई पेश नहीं कर सकता, लेकिन उसने जो काम किए हैं वो हमारे पास रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद है। मैं पहला शख्स था जिसने कहा था कि जहाज ने रनवे के ऊपर टच किया है। जब सारे लोग मुझे गालियां निकाल रहे थे कि तू कैसे कह सकता है, तुझे कैसे पता है, ये है वो है, मैंने पहला चार्ट देख के अंदाजा लगाया था कि जहाज ने रनवे को टच किया। लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, लैंडिंग गियर का मसला है, उसके ये इशू है, वो इशू है। आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन। मेरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पहले दिन छपी थी सैटरडे मॉर्निंग को, जिसमें मैंने कहा था कि जहाज ने रनवे को टच किया है, अगर किया है तो क्यों किया है, उसके लैंडिंग गियर खुले थे नहीं खुले थे। मुझे सिर्फ इस बात का, मुझे पता था कि हुआ क्या है, लेकिन मुझे 100% नहीं पता था कि क्या है। जहाज ने लैंडिंग गियर निकाले हैं, लेकिन जहाज इतनी ऊंचाई से आ रहा था कि दरमियान में पंजगूर स्टाइल रनवे के दरमियान में पहुंचा है। कैप्टन को अंदाजा हुआ है कि अब मैं शायद रनवे के एंड तक नहीं पहुंच सकूंगा, तो मुझे वापस चक्कर लगा के आना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है वो ये है कि कैप्टन को वार्निंग्स 3 दफा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने दी हैं कि जनाब आप बहुत हाई हैं, 10,000 फीट पे हैं, 5 मील का फासला रह गया, आप इतने ऊंचे हैं, आप अपने आप को चक्कर लगा के आए और स्टेबलाइज करें उसके ऊपर। उन्होंने कहा जी नो, वी आर कंफर्टेबल, वी आर कंफर्टेबल, वी आर कंफर्टेबल। ये बातें होती नहीं, ये हमने सुनी है, दोनों ऑथेंटिक ऑडियो है। अच्छा, इन सारी की बुनियाद पे ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इब्तदाई रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट, इसको कहना भी गलत है। इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ डेटा, इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ व्हाट वी नो सो फार। इसका हेडलाइन ये होनी चाहिए, PK 8303 व्हाट वी नो सो फार। रिपोर्ट कहना इसको गलत है। हमारे ये भी बहुत बड़ा एक सरदर्दी है यार, मैं क्या बताऊं कि मुझे बाद सर दर्द होना चाहिए कि रिपोर्ट, जाली लाइसेंस, ये सारी, आपको अंदाजा नहीं है कि एविएशन में इंच के फर्क से, एक लफ्ज के फर्क से कहानी बदल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये चीज समझने की जरूरत है। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ये कहती है कि जहाज ने
10 नॉटिकल माइल पे जो है वो लैंडिंग गियर निकाला, 5 पे जाके उसने उसको रिट्रैक्ट कर लिया। अब रिट्रैक्ट क्यों किया? बुनियादी तौर पे जब आप टेक ऑफ दोबारा करना चाहते हैं तो आपको ड्रैग कम चाहिए होती है, यानी जितना आपके नीचे वजन लटक रहा होगा आप उतनी तेजी से फ्लाई कर सकेंगे। अब आप स्विमिंग कर रहे हैं, अगर आप स्विमिंग करते करते डीप वाटर में जाके नीचे टांगे कर लेते हो तो आप डूब जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को फ्लोट रखते हैं तो आप तैर जाएंगे। ये एक बुनियादी प्रिंसिपल है। अब ड्रैग को कम करने के लिए पायलट ने जल्दी से लैंडिंग गियर ऊपर किया। इस दौरान हवा, आंधी जो भी था, या जहाज का अपना वेट, ग्रेविटी, बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं। जहाज ने 3-4 दफा उसके इंजन ने जमीन को टच किया एंड देन इवेंचुअली जहाज बेसिकली इंजन गॉट डैमेज। अब इस पे एक बहुत बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ऑफ एपिक प्रोपोर्शन, कि जो एक इतना बड़ा मीनार बनाया होता है टावर के ऊपर, जिसके अंदर बंदे बिठाए होते हैं पैसे देके कि जनाब तुम लोगों ने नजर रखनी है पायलट्स के ऊपर, तुम लोगों ने देखना है कि क्या कर रहे हैं। उन वहां पे कोई था या नहीं था, जो भी था, आप अपने कमरे से, जिसको अप्रोच कंट्रोलर कहते हैं, वो सारा मैनेज कर रहा था। और उस मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो बुनियादी तौर पे पायलट जो है उसको नहीं बताया गया। अगर टावर बैठा होता और वो पायलट से कहता कि हमने रगड़ते तुम्हारे इंजन देखे हैं, तुम्हारे इंजन डैमेज हो चुके हैं, गो आउट, अब तुम जा रहे हो, जल्दी जल्दी वापस आओ, या तुम्हें देखना चाहिए, वार्न करते उसको, हो सकता है कुछ ना होता। दूसरे नंबर पे पायलट ने लैंडिंग से ज्यादा जल्दी लैंडिंग गियर खोल लिया जब वो ग्लाइड कर रहा था, और ग्लाइड करने के दौरान में उसने लैंडिंग गियर जो है उसके वो रिट्रैक्ट निकाले, जिसकी वजह से ड्रैग में इजाफा हुआ, जहाज जल्दी नीचे आना शुरू हो गया। और तीसरी फेटल एरर, वो जो आबादी आपने रनवे के सर पे बनाई हुई है, आप इस आबादी को निकाल दें, आई थिंक जहाज आराम से लैंड कर जाता। आप कल की रिपोर्ट उसकी पढ़े एविएशन मिनिस्टर की, उसने कहा कि मेजॉरिटी पीपल डाइड ऑन द ग्राउंड, जहाज के अंदर झुलस के, धुएं से, आग से मरे हैं। अगर यही आप आबादी निकाल दें, जहाज जमीन पे आराम से आता, शायद आधे से ज्यादा लोग बच जाते। तो मैं कहता हूं बहुत सारे मसले हैं इस क्रैश के अंदर। अच्छा, सो आप ये समझते हैं कि ये इसको बिल्कुल हतमी रिपोर्ट ना समझा जाए जो कि अभी तक आई है, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि वॉच टावर पे अपेरेंटली लोग नहीं देख रहे थे। कंट्रोल टावर जो है ना, बुनियादी तौर पे ये भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। हमारा जब जहाज एक रनवे के ऊपर आता है, एयरपोर्ट के करीब आता है, तो उसको कहते हैं अप्रोच कंट्रोलर। अप्रोच कंट्रोलर उसको, यानी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठे हुए हैं, तो वो एक से दूसरे के हवाले करते हैं कि जा मेरे भाई, अब तू फलाने के हवाले है, तू फलाने के हवाले, यानी मैं लेमैन की जुबान में कह रहा हूँ। जब वो कराची पहुंचा तो उसको अप्रोच कंट्रोलर ने कहा कि अच्छा, अप्रोच कंट्रोलर बेसिकली देखता है कि जहाज की हाइट ठीक है, जहाज ठीक आ रहा है, उसके रडार के ऊपर सही है, आसपास कोई और जहाज तो नहीं है, कोई और चीज तो नहीं चल रही, वो सारा एनवायरनमेंट देख के फिर वो जब फाइनल स्टेज पे आ जाता है, तकरीबन 5 मील के फासले पर समथिंग, तो वो कंट्रोल टावर के हवाले करता है, जो कि विजुअल अप्रोच देते हैं। अब कंट्रोल टावर में मुख्तलिफ सिस्टम लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे जो अच्छे कंट्रोल टावर के अंदर लोग बैठे होते हैं टीसी के अंदर, वो दूरबीन लगा के जहाज को देखते हैं कि जहाज के नीचे तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मतलब आपने लैंडिंग गियर खोला है, हाइड्रोलिक में मसला आ गया, लैंडिंग गियर खुल तो गया है लेकिन उसका टायर यूं हुआ है। अब बहुत मशहूर एक फ्लाइट है जेट ब्लू अमेरिका की एयरलाइन, तो उसका टायर यूं हो गया था। अब ये सारी चीजें विजुअल से देखी जाती हैं और बताया जाता है, ये कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पे अगर विजुअल अप्रोच होती तो वो पहले नंबर पे उसको कहता है कि जनाब क्या हुआ है, आप ठीक तो है ना। इस तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। मैं हैरान हूं कि कंट्रोल टावर पे क्या हो रहा था। अप्रोच कंट्रोलर जो है डायरेक्टली दूसरे लेवल पे बात कर रहा था, बट दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये एक एविएशन, आजकल की जो सिविल एविएशन है, ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का हिस्सा है। आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, चेकलिस्ट्स हैं कि आपने फ्लैप्स यहाँ खोलने हैं, आपने लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पे यूं एस्टेब्लिश होना है, रनवे के 500 मीटर के अंदर आपने टच डाउन करना है, अगर उसके बाद आगे जाते हैं तो फिर यू आर इनटू दिस डेंजरस टेरिटरी, और यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो फिर आप लैंडिंग तर्क कर दें, ऊपर चले जाएं, और फिर चक्कर अगर लगाना है तो इतना। अब वो देखिए आखिर में उनकी गुफ्तगू हो रही है, वो कहते हैं जी हमें 2000 मीटर्स दें, ये 1800 पे फिर रहे थे, उन्होंने कहा जी आप 2000 कहा था, अब 18 पे फिर हैं, कहते जी हम मेंटेन कर रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम 1800 पे रह लो। अब 1800 और 2000 में हो सकता है 1800 पे उन्होंने किसी, यहाँ तो बिजी नहीं है ना, लेकिन अगर 1800 पे कोई और प्लेन फिर रहा हो तो बेसिकली देयर प्रॉब्लम ऑफ कोलिजन व्हाटएवर हो सकता है। तो ये छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको आपको स्टैब्लिश करना पड़ता है, और पाकिस्तान की सिविल एविएशन इसी पर मबनी है, यानी दुनिया की सिविल एविएशन प्रोटोकॉल्स पर मबनी है कि आप जहाज की छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, और हर चीज का बैकअप होता है। अगर आपका हाइड्रोलिक फेल हो जाता है तो उसका दूसरा हाइड्रोलिक है, लैंडिंग गियर अगर नहीं खुलता तो उसको हाइड्रोलिक, यानी कि जहाज का सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा तो आप उसको खोल देंगे, वो ग्रेविटी से फॉल कर सकता है। अगर आपका इंजन बंद हो गया है, उसके बाद आपका पीछे ऑक्सिलरी पावर यूनिट लगा हुआ है वो बंद हो गया है, तो आपकी रैट टर्बाइन है, जो कि एसेंशियल्स को एक टर्बाइन पर निकलती है जो इस जहाज की निकली हुई थी। सो मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग।
अच्छा, आपको ये बात कैसे मालूम हो गई थी कि ये पहले टचडाउन हो चुका है? देखिए, दो तस्वीर, एक बच्चा है वो किसी फौजी का बेटा है, ओकाड़ा कैंट में आजकल पोस्टेड है वो, और वो अपने नाना नानी के घर कराची में उसी कॉलोनी में आया हुआ था। अब हम्म। वो बच्चों को शौक होता है स्पॉटर्स वगैरह, और मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा कीड़ा है एविएशन का, तो मैं इस तरह के बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। ओके। फोटोग्राफी, उसने फोटोज बनाई थी और वो फोटो शेयर की थी। जब देखिए, एक तो जो ग्राफ है ना, उसके अंदर आप देखते हैं कि ग्राफ मसलन ये अगर सतह है तो यूं टच करके जहाज फिर ऊपर जाता है, इसका हम्म। मतलब जीरो पे जो एल्टीट्यूड है उस पे आया है। अब बुनियादी तौर हम्म। पे एल्टीट्यूड होता है ना, वो सतह समंदर से कंसिडर किया जाता है। हम्म। दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज समथिंग वे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज, उसने टच किया है। फिर मैंने जब देखा उस तस्वीर के अंदर, तो उसके इंजन के नीचे रगड़ लगी हुई थी, चीजें लटकी हम्म। हुई थी। अब हम्म। यार, मैंने पहले सोचा कि शायद वो परिंदा है उसके, लेकिन जब मैंने देखा कि पीछे धुआं नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो रगड़ क्या है? एंड दैट इज हम्म। वेयर आई कैलकुलेटेड। मैंने रात को थ्रेड भिजवाया, और आप हमेशा एक एज पे होते हैं, यानी कि आप 100% तो कह नहीं सकते, आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी लाइन पे होती है। अगर वो जुमे हम्म। के दिन ये ना होता तो मेरा बैंड बज चुका होता था। मैंने बड़ी हम्म। हिम्मत करके, बड़ी दुआएं करके, सदके सदके दे के मैंने वो ट्वीट थ्रेड भिजवाया, एंड देन दैट प्रूव टू बी राइट। आई वाज द फर्स्ट वन हु सेड कि जहाज का लैंडिंग गियर का मसला नहीं था, जहाज के इंजन ने रगड़ा खाया। तो हम्म। दैट, सही सही सही। अच्छा, जो फ्रांस वाले जो इसकी लेके गए हैं रिपोर्ट, तो वो इसकी जो हतमी रिपोर्ट जिसको हम कह सकते हैं कंक्लूसिव रिपोर्ट, उसको आने में कितना टाइम लग सकता है? उसको आने में कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा साल भी लग सकता है। देखिए, दे हैव टू फाइंड कि इन सारी चीजों को इन सारी चीजों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को आपको जिक्सॉ मसलन ब्रिटिश एयरवेज का एक जहाज था, और वो बीजिंग से या बीजिंग से आ रहा था लंदन हीथ्रो पे। लंदन हीथ्रो पे लैंडिंग से थोड़ी देर पहले जहाज के दोनों इंजन बंद हो गए। जहाज उसने लाके रनवे के बिल्कुल शुरू में यूं करके स्लिट हो गया, सब बच गए, एवरीथिंग वाज फाइन। हम्म। उसकी इन्वेस्टिगेशन होती थी, उन्होंने देखा एवरीथिंग इज फाइन, हाउ कम जस्ट बिफोर लैंडिंग द इंजन स्टॉप वर्किंग। वो करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। तो वो जो एक इन्वेस्टिगेटर है, उसने उसने बड़ी मजे की बात की। उसने कहा कि व्हेन यू रिमूव द इम्पॉसिबल, वॉट एवर रिमेन्स इज द क्लू, समथिंग इस तरह का कोई मकूला उसने बोला। उसने सारे इम्पॉसिबल निकाले, और नतीजा ये निकला कि जब जहाज ट्रांस अटलांटिक यानी साइबेरिया और नॉर्थ के ऊपर से गुजर के आ रहा था, तो जहाज के फ्यूल के अंदर जो गर्म फ्यूल होता है, उसकी वजह से थोड़े से बुखारात बनते हैं, जो हम्म। ठंडी हवा में जाने की वजह से बर्फ बन जाते हैं। और हम्म। उस पाइप के अंदर एक छानना लगा होता है जिसमें से फ्यूल गुजर के जाता है। अब वो बर्फ इतनी मोटी होगी कि उसने छानने सारे को बंद कर दिया। तो उसके बाद बोइंग ने वो छानने के सुराख बड़े करवाए। वाओ। दैट इज हाउ इन्वेस्टिगेशन। अब ये भी लोग कहते हैं हमारा इतना पागलपन है, क्योंकि आप टीवी पे नहीं है तो मैं इस तरह की बातें आपके सामने कर सकता हूं। नो वरीज। हाँ। आप काफी एक्सप्लिसिट भी बोल लेते हैं, तो आई कैन टेक दैट कोई लग्जरी। मसला नहीं। देखिए, मसला ये नहीं है कि हमने पायलट को फांसी पे लटकाना है, या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को फांसी पे लटकाना है, हमने अगले क्रैश को बचाना है। ट्रू। इस इन्वेस्टिगेशन का मकसद है दैट वी लर्न द लेसन्स। अब एयर हम्म। ब्लू की मिसाल देता हूं। एयर ब्लू इतनी इतनी कॉशियस एयरलाइन है कि वो थोड़े से प्रॉब्लम पे भी फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं, हम्म। रिस्क नहीं लेते। दूध के जले हैं ना, उनके पायलट की बेवकूफी और हमाकत और जहालत की वजह से जहाज गिरा। उन्होंने उसके बाद से इतने स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लिए कि मैं हैंड्स डाउन होके, मुझे नहीं कहना चाहिए, आई शुड नॉट बी डूइंग दैट, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में डोमेस्टिकली ट्राई फ्लाई कर रहा हूं, तो जहां पे एयर ब्लू अवेलेबल है, मैं कोई और फ्लाइट नहीं लेता। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, सही। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि आप एयरलाइन सेफ्टी को, सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देती हैं, तो वो, मैं ये नहीं कहता कि पीआईए वाले नहीं देते, लेकिन हम्म। हमारे यहाँ पीआईए के अंदर एक ऐसा सिस्टम बन चुका हुआ है जहां पे छोटी छोटी चीजें की जाती हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पीआईए में है कैनिबलाइजेशन का। जहाज खड़ा है, उसके पुर्जे उतारना शुरू कर देंगे, और ओके। उसके अंदर फिर उसके पुर्जे मसलन इधर उधर होते रहते हैं, तो उसकी वजह से नॉर्मल लेवल पे तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो अलग से हैं। फिर बहुत सारी चीजें जो है वो जायज होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं होती। तो आप जब जुगाड़े लगाना शुरू करते हैं ना, तो कहां से प्रॉब्लम होते हैं। और ये भी सुना है कि वो पीआईए में अभी करप्शन का मयार ये है कि लेवल ये है कि पुर्जे मुर्जे जो हैं शेरशाह से खरीद लिए जाते हैं कराची के, और फिर रसीदें जो है फिर बोइंग की और एयरबस की दिखाई जाती हैं कि जी। ये ये हमारे मास्टर चीफ रिपोर्टर्स हैं, उनकी बनाई हुई है। बोइंग के बोइंग के जहाजों में इस तरह की चीजें नहीं लग सकती, लेकिन एक दफा किसी ने चवल मारी थी।
पीआई के नए नए बोइंग्स आए थे, तो किसी ने लुब्रिकेंट्स जो हैं इंजन के, या कुछ ऑयल था शायद, हाइड्रोलिक ऑयल था, समथिंग दे बेसिकली बॉट सम सब स्टैंडर्ड, या उनको सप्लाई करने वाले ने 2 नंबरी कर दी, व्हाटएवर किया। तो उसके अंदर या हो सकता है किसी ने जाली खरीदा, तो वो उन्होंने जब लगाए तो वो मैनचेस्टर में जहाज ने चेंज किया, तो जहाज जैसे स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया, तो दे शट इट डाउन, और पता चला कि वो गलत लुब्रिकेंट। देखिए आजकल के जहाज इतने स्मार्ट और इतने मॉडर्न हैं कि आपके जहाज में अगर कोई खराबी होती है, वो पहले आप, बाद में आपको पता चलता है, वो बोइंग को पहले बता चुका होता है सिस्टम वाओ। सो आपके जहाजों की, मसलन ये जो ड्रीम लाइनर और A350 है, इनके अंदर तो इतनी स्मार्ट चीजें कि यू विल बी शॉक्ड। और ये बेसिकली मसलन एक जहाज है, उसके अंदर लैंडिंग गियर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, जायज था, वो चलाते रहे। तीसरी फ्लाइट के ऊपर इनको कंपनी की तरफ से ईमेल आई कि लैंडिंग गियर में मसला हो रहा है और आप इसको रेक्टिफाई करें, आप इसको कम से कम 10 लैंडिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उससे पहले इसको सॉर्ट आउट कर लें। सो देयर आर वेज। अब एक और बड़ी मशहूर अफवाह सुनने में मिलती है कि ये रस्सी बांध के जहाज का इंजन लेके आए थे। अब वो रस्सी बांध के नहीं लाए थे, वो गलत है, झूठ है, बकवास है। ये हमारे अहमक किसी रिपोर्टर ने फैलाई थी शाहीन एयर का जहाज के बेसिकली स्क्रूज में मसला हो गया था। हर एयरलाइन चाहती है कि वो जहाज को मैनचेस्टर, दुबई, वहां से ठीक कराने की बजाय जहां उसके इंजीनियर है वहां लेके आए। तो एयरबस इजाजत देती है कि आप टाइटेनियम की वायर्स के साथ जहाज को इंजन को, उस हिस्से को जकड़ें, और आप उसको बगैर पैसेंजर्स के फ्लाई करके लाएं। तो शाहीन ने सिर्फ कॉकपिट क्रू के साथ मैनचेस्टर से कराची जहाज लाया, टाइटेनियम की रेस्टिंग वायर्स के साथ, जो एयरबस सप्लाई करता है, और उसको आपने रस्सी बांध के ले आए। जिस तरह शाहिद खान अब्बासी जो है वो एयरब्लू के मालिक हैं, इसी तरह की, और वो जी न्यूयॉर्क की फ्लाइटें शुरू कर रहे थे, हमारे माशाल्लाह मुबश्शिर लुकमान साहब ने ये शतुंबड़ा छोड़ा था कि एयरब्लू फ्लाइटें न्यूयॉर्क की शुरू कर रही है, इसलिए पीआईए की फ्लाइटें बंद कर रहे हैं। एयरब्लू बेचारी दुबई की फ्लाइटें चला ले, सऊदीया की फ्लाइटें चला ले, तो बड़ी मेर उस बेचारी की हिम्मत है, उनको तो वो भी चला देते ये लोग। तो यानी इस तरह की झूठ और फेक स्टोरी चलती रहती है। सही, बड़ा अफसोस की बात है। ताहिर साहब, आपको क्या लगता है जो पिछले 3 क्रैशेस जो हुए हैं, उससे हमने कुछ सीखा है, या आपको लग रहा है कि थिंग्स आर गेटिंग वर्स? ओह गॉड, हमने कुछ नहीं सीखा, और ना ही हम सीखने के मूड में हैं। अगर देखें, मैं 100 बातों की एक बात करता हूं, आपने मसले का हल निकालना है, आपको डॉक्टर अच्छा रखना पड़ेगा, रेगुलेटर अच्छा रखना पड़ेगा, सिविल एविएशन को जिस हालत में यह है उसको डिसमेंटल किया जाए, इसमें से वर्दी वालों को निकाला जाए, कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पे। ये नहीं कि उसके नाम के साथ एयर लगता है तो उसको रख लिया जाए, या उसके नाम के साथ फलाना रैंक लगता है तो उसको रख लिया जाए, रिटायर हो गए तो चलो ठीक है, उनकी रोजी का आप कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे रखें। सिविल एविएशन को डिवाइड कर दिया जाए, उसका जो रेगुलेटरी आर्म है उसको इंडिपेंडेंट किया जाए, पार्लियामेंट कंसेंसस के साथ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करती है सिविल एविएशन के बोर्ड को, पार्लियामेंट उसी तरह अपॉइंट करे, सारी पार्टीज उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो और उनका वेटिंग हो बाकायदा, उसको शफाफ बनाया जाए, क्योंकि ये मामला एतमाद का है। आपने अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है, अगर आपने लल्ले तल्ले पे चलाना है तो फिर ये इस तरह ही चलता रहेगा। और जब आप सिविल एविएशन को इंडिपेंडेंट कर देंगे, उसको वजारत से निकालें, इस वक्त सिविल एविएशन आती है एविएशन डिवीजन के अंदर। एविएशन डिवीजन जो है वो एविएशन मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, और वो कैबिनेट डिवीजन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है। अब हाउ कैन एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बी रिपोर्टिंग टू प्राइम मिनिस्टर? इट शुड बी रिपोर्टिंग टू एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज पार्लियामेंट, या इस तरह की जहां पे स्क्रूटनी हो सके उसकी। फिर आपका सिविल एविएशन जो है वो टॉयलेट भी ठीक करवा रहा है, खाकरू भी रखे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए हैं, ट्रॉलियां भी रखी हुई हैं। एक तरह वो सर्विस प्रोवाइडर है, एक तरह वो रेगुलेटर है। मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दूं तो आपका तो मैं काना हो जाऊं ना, क्योंकि मुझे आपने पैसे देने हैं। मैं आपको रेगुलेट कैसे कर सकता हूं? ये वही बात है कि मैंने शाहजेब खानदादा के शो में बात की थी कि आप रेगुलेटर, पैमरा जो है वो केबल ऑपरेटर बन जाए, वो रेगुलेट तो नहीं कर सकेगा ना, क्योंकि वो खुद पार्टी बन जाएगा। सो मेरे नजदीक हम अगर सबक सीखना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई, सिविल एविएशन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। खुदा के वास्ते सिविल एविएशन को रिकंस्ट्रक्ट करें, रीअलाइन करें, उसको इंडिपेंडेंट बनाएं, उसको शफाफ बनाएं, और उसको पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट के अंडर आए, पार्लियामेंट को, स्टेट को रिस्पॉन्ड करे, किसी पार्टी को, किसी सरबराह को ना रिस्पॉन्ड करे। एंड दैट इज हाउ यू नीड टू बेसिकली सर्वाइव।
तब जाके हम सबक हासिल करेंगे, तब जाके हम कुछ लर्न करेंगे। अदरवाइज हम यही बहसें करते रहेंगे, जी पायलट का कसूर था। मसला ये नहीं है कि पायलट का कसूर ये नहीं था, पायलट ने क्या गलत किया जिसको दुरुस्त कर सकते हैं हम। दैट इज द क्वेश्चन पीपल शुड बी आस्किंग। हमने Sure. क्या गलतियां की हैं जिनको हमें ठीक करना चाहिए। लाइसेंसिंग के अंदर जाली लाइसेंस भाड़ में गए, हमें ये देखने की जरूरत है कि गलती कहां पे हुई है। क्या टेस्ट गलत है, क्या टेस्ट लेने का तरीका गलत है, टेस्ट देने वाले का कैलिबर ठीक नहीं है, क्या है, कहां गड़बड़ है, क्या हम हायरिंग सही नहीं कर रहे, हमारे क्या सिस्टम ठीक नहीं है। इन सब चीजों को देखने की जरूरत है, और ये इंडिपेंडेंट, शफाफ, ट्रांसपेरेंट, आंसरेबल टू पब्लिक सिविल एविएशन अथॉरिटी कर सकती है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच ताहिर इमरान साहब, आपने हमें इतना सारा वक्त दिया और काफी अच्छी इंसाइट्स दी रिलेटेड टू द क्रैश, प्रीवियस क्रैशेस, एंड आल्सो ये जो फेक लाइसेंसेस वाली बात थी, ऑब्वियसली इसमें बहुत मिसकंसेप्शन था। बहुत से लोगों ने तो दुआएं पढ़ ली थी कि जी आइंदा हम पीआईए पे बैठेंगे नहीं क्योंकि इनके पायलट इस तरह है, मगर ऑब्वियसली आपने जो क्लैरिफिकेशन दी उससे काफी अंडरस्टैंडिंग हुई। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने का। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू। थैंक यू।